नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को एक क्लास प्रोवाइड करा दी है मध्यकालीन भारत की, और वैसे हमारी पॉकेट जीके की एक क्लास नंबर आज 20 होने वाली है। तो आज की इस क्लास में इससे पहले हमने आपको मध्यकालीन भारत में इस्लाम का उदय किस तरीके से हुआ था और तुर्की आक्रमण के विषय में सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। आज देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास देखने पर अच्छी लगे तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। बस तो देखते हैं कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, इसका टाइम पीरियड क्या है। अगर आपसे यही एग्जाम में पूछा जाए तो ज़रूर आप लोग इसको एक बार कॉपी में लिखिए। 1206 से 1526 ईस्वी तक आपके दिल्ली सल्तनत का राज्य रहा। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन। सबसे पहले आपके गुलाम वंश, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने आपके शासन किया। अब देखते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें। कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी तक ये शासक रहा। कहता है ऐबक को निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज खूफी ने खरीदा था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखना, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज, ठीक है। फिर कहते हैं आगे कि काजी के पुत्रों से गौरी ने ऐबक को खरीदा था। किसके पुत्रों से? काजी के पुत्रों से। अब कहता है ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, हातिम टू तथा कुरान खां आदि उपनामों से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी ये लाइन आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हातिम टू के नाम से किसे जाना जाता है तो आप लोग उसका जवाब देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर अगर आपसे पूछा जाए पील बख्श के नाम से किसे, तब भी आप लोग बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श आपके पेपर में कई बार पूछा भी गया है तो जरूर याद रखना, लाख बख्श की जो है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था तो आप लोग बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान खां का भी नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। ये सब इसके उपनाम थे। आगे देखते हैं। कहते हैं प्रो हबीबुल्ला खां ने गुलाम वंश को मामूलक वंश की संज्ञा दी थी। अगर आपसे पूछा जाए मामूलक वंश की संज्ञा गुलाम वंश को किसने दी थी तो हबीबुल्ला खां ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? हबीबुल्ला खां ने गुलाम वंश को मामूलक वंश की संज्ञा दी थी। आगे देखते हैं सेकंड लाइन। कहता है कि दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक इलवारी तुर्क जाति के थे। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए जो दिल्ली सल्तनत के अधिकतर शासक थे वो किस जाति के थे तो ये जाति आप लोग याद रखना, इलवारी तुर्क जाति के थे अधिकतर शासक। आगे देखते हैं। कहता है कि ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसमें जो भी हम आपको पॉइंट बताएं उनको जरूर आप लोग नोट कर लेना। कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो कुतुब मीनार है आपकी, इसका निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया था तो आप लोग जवाब देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे पूर्ण कराने का श्रेय आपके इल्तुतमिश को दिया जाता है। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कंप्लीट किसने कराया तो ये आपके इल्तुतमिश ने कराया, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसकी ऊंचाई याद रखना 240 फीट, ठीक है, या 73 मीटर। ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना, 240 फीट और 73 मीटर। फिर कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए ऐबक और इल्तुतमिश ये किसके शिष्य थे तो बख्तियार काकी के शिष्य थे, ठीक है। किसके? बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्हीं सूफी संतों के नाम पर कुतुब मीनार का नाम भी रखा गया था। अगर पूछा जाए किसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया तो ये आपके सूफी संतों के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। आगे देखते हैं। कहते हैं अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये आपके कहाँ स्थित है तो सबसे पहले अजमेर में। इसके अलावा इसका निर्माण किसने कराया तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, ठीक है। आगे देखते हैं।
कहता है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, ये भी आपके ऐबक ने बनवाई। कौन सी मस्जिद? कुव्वत उल इस्लाम। भारत में सुल्तान की उपाधि का प्रचलन तुर्कों ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है सुल्तान की उपाधि का प्रचलन किन लोगों ने किया था, तो आप लोग किसको बताएंगे? ये आपके तुर्कों ने किया था। फिर कहता है गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक उसके भारतीय प्रदेशों का शासक हुआ था। किसकी मृत्यु के पश्चात? आपके मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात, जो है 25 जून 1206 ईस्वी को सिंहासन रूढ़ हुआ। लाहौर ऐबक की राजधानी थी। अगर आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी, तो आप लोग ये पॉइंट जरूर याद रखना, वो आपकी लाहौर थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है उसके राज्य को 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद II ने मान्यता प्रदान की। ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह किया तथा नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया। ऐबक की मृत्यु जरूर आप लोग याद रखना 1210 ईस्वी में। कैसे हुई, तो ये भी याद रखना। चौगान, यानी चौगान को पोलो कहते हैं, पोलो खेलते समय वो घोड़े से गिर गया था, उसी टाइम उसकी मृत्यु हो गई थी और उसे लाहौर में ही दफनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था, तो ये लाइन जरूर आप लोग याद रखना, लाहौर में। और इसकी मृत्यु किस कारण हुई थी, तो याद रखना पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। कहता है फ़के मुदव्वर तथा हसन निजामी ऐबक के दरबार में रहते थे। कहता है ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिली थी। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। अब आपका कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश का सबसे पहले आप लोग टाइम पीरियड को लिखेंगे 1211 से 1236 ईस्वी तक। अब आगे देखते हैं इनके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जहाँ पर हम बताएंगे वही पॉइंट आप लोगों को याद करना, बाकी चीज़ें आप लोगों को सिर्फ देखना है। कहता है कि इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। ये कैसा तुर्क था? इलबारी तुर्क था। सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का सूबेदार भी था। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में इल्तुतमिश कौन था, तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ऐबक ने उसे गुजरात अभियान से लौटते समय खरीदा था। ठीक है, किस अभियान के समय? गुजरात अभियान के समय लौटते वक्त उसे खरीदा था। किसको? आपके इल्तुतमिश को। कहता है खोखरों से युद्ध के दौरान उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 1205 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को उसे मुक्त करने का आदेश दिया था। ठीक है, जो आपका खोखरों का युद्ध हुआ था वहाँ पर उसने अच्छी तरीके से युद्ध किया होगा, इसीलिए उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे 1206 ईस्वी में मुक्त कर दिया। आगे वाला पॉइंट कहता है इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से 1229 ईस्वी में मिली। इसे खिलहत कहा गया। क्या कहा गया? इसे खिलहत कहा गया। आगे देखते हैं। कहता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। कहता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपके इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। इल्तुतमिश प्रथम शासक या जिसने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन। अब जितने भी पॉइंट आने वाले वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप लोग जरूर ध्यान से सुना। कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किया? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक भी कौन था? ये भी आपके इल्तुतमिश ही था। और इसने जीतल टका सिक्का जारी किया था। कौन सा सिक्का जारी किया था? जीतल और टका सिक्का जारी किया था। किसने? आपके इल्तुतमिश ने। और ये प्रथम शासक था जिसने आपके अरबी भाषा में सिक्के जारी किए। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए अरबी भाषा में सबसे पहले किस शासक ने सिक्के जारी किए, तो आप लोग जवाब देंगे आपके इल्तुतमिश ने। फिर कहता है इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया। अगर पूछा जाए इक्ता प्रथा को किसने शुरू किया, तो ये आपके इल्तुतमिश ने शुरू किया। आगे देखते हैं।
कहता है तुर्कान चहलगानी यानी जिसे चालीसा विभाग का गठन इल्तुतमिश ने किया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए चालीसा विभाग का गठन किसने किया था तो आपके इल्तुतमिश ने किया था, या इसको इस नाम से भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक सम्राट की मान्यता प्राप्त की। आगे कहता है खलीफा से सुल्तान आजम की उपाधि भी मिली। अगर आपसे पूछा जाए सुल्तान आजम की उपाधि इल्तुतमिश को किससे मिली तो आप लोग जवाब देंगे खलीफा से। आगे देखते हैं लाइन। कहता है मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी में इस संबंध में लिखा है, इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र आभूषण एवं उपहार को सुल्तान उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। इसने सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, क्या किया इसने? लाहौर से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? दिल्ली स्थानांतरित किया। फिर कहता है निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का क्या था? वजीर था। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था। फिर कहता है कि अवध में पिर्थू का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में हुआ। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, पूछा जा सकता है पेपर में। आगे देखते हैं। कहता है इल्तुतमिश के सैन्य अभियान प्रमुख जो भी हैं, कहता है कुबाचा से तराइन का तृतीय युद्ध 1215। कुबाचा को हम लोग यलदोज के नाम से भी जानते हैं। फिर कहता है कुबाचा से संघर्ष आपका 1217 ईस्वी में तथा 1228 ईस्वी में। फिर कहता है रणथंबोर, ये भी आपके 1226 ईस्वी में। चित्तौड़ 1227 ईस्वी में। ग्वालियर यानी मंगलदेव 1231 ईस्वी में। इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान बामियान के विरुद्ध हुआ। अंतिम पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो ये आप लोग जरूर देख लेना किसके खिलाफ हुआ है, किसके विरुद्ध हुआ। फिर कहता है कि बयाना पर आक्रमण करने जाते समय रास्ते में वह बीमार हो गया तथा 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? आपके इल्तुतमिश की। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट देखते हैं और जो बचे हुए हैं। कहता है इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टका जो भी क्या था 175 ग्रेन, तांबे का जीतल जिसके क्या था 22 से 33.5 ग्रेन तक। सिक्के पर क्या लिखा होता था? कहता है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई। ये पूछा जा सकता है टकसाल का नाम लिखने की सिक्कों पर परंपरा किसने चलाई थी, तो आप लोग उसका जवाब देंगे आपके इल्तुतमिश ने। आगे देखता है ये जो है मिस्र धातु के सिक्के पर देवनागरी लिपि, ये महत्वपूर्ण लाइन है। ये जो आपके मिस्र धातु के सिक्के जो थे उन पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ उस टाइम। आगे देखते हैं। कहता है इल्तुतमिश ने 1231 और 32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। किसका कार्य पूरा करवाया? ये लाइन भी याद रखना आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने जो है आपके 1231 से और 32 ईस्वी के बीच में आपके कुतुब मीनार का जो भी अधूरा कार्य बचा हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसको पूर्ण कराया आपके इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश की कब्र आपके कुतुब मीनार में ही है। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि जो आपकी इल्तुतमिश की कब्र है वो आपके कुतुब मीनार में है। आगे देखते हैं। कहता है भारत में सबसे पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए आपके लिए। इल्तुतमिश और अकबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िए। फिर कहता है इसे देखिए, ये याद रखना, सबसे पहला मकबरा आपके इल्तुतमिश ने ही बनवाया। इसे सुल्तानगढ़ी कहते हैं। ठीक है, दिल्ली में मदरसा-ए-मुइज्जी तथा बदायूं का नासरी मदरसा इल्तुतमिश ने ही बनवाए। आगे देखते हैं। कहता है हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है जो इल्तुतमिश के शासनकाल में बना था। अगर आपसे पूछा जाए हौज ए सुल्तानी क्या है, यही आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो याद रखना ये आपका एक बड़ा जलाशय है जिसका निर्माण आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ आपके उसी से होता है। किससे होता है? आपके इल्तुतमिश से।
ये किसके अनुसार? आरपी त्रिपाठी के अनुसार ऐसा कथन भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, कहता है इल्तुतमिश ने कहा भारत अरब नहीं है। ये किसने कहा? इल्तुतमिश ने। इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार रूप से संभव नहीं है। फिर कहता है कि इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को हसम ए अतरक कहा जाता था। ये पूछा जा सकता है पेपर में, हसम ए अतरक किसे कहा जाता है? तो याद रखना ये आपकी एक प्रांतीय सेना थी, उसे कहा जाता था। और किसके काल में? तो इल्तुतमिश के काल में। आगे देखते हैं, कहता है इल्तुतमिश के पुत्र बहरम शाह के समय नायाब ए मम्मा लिखित नए पद का सृजन किया गया। तुर्क सरदारों ने सुल्तान की शक्ति सीमित करने के लिए इस पद का सृजन किया था। ठीक है, नायाब के पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति, ये महत्वपूर्ण है, तो ये आपका एतगीन था। एतगीन जो है नायाब के पद पर रहने वाला आपका प्रथम व्यक्ति था। देखिए जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं। फिर आगे देखिए खान सर की किताब की एक खासियत है ना, इसमें कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है, इसीलिए आप देखेंगे एक एक टॉपिक काफ़ी बड़े पार्ट में दे रखा है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, ये ज़रूर है कि इसको पढ़ने के बाद फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और फिर क्या करेंगे, जैसे टॉपिक कवर कराए फिर इससे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि हाँ आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, कहता है इल्तुतमिश का मानक सिक्का टका था। चांदी के टके का वजन 175 ग्रेन था। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर पूछा जाए मानक सिक्का कौन था तो टका था, और चांदी के टके का वजन 175 ग्रेन होता था। उसने मिश्रित धातु का एक सिक्का बिलन चलाया। कौन सा चलाया? बिलन चलाया था, जो चांदी तथा तांबे का मिश्रण था। एक अन्य सिक्का अदल कितने ग्रेन का था? ये आपकी 8 ग्रेन भी चलाया। ये जरूर आप लोग पढ़ लेना 1 से 2 बार, यहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती है आपके पेपर में। फिर कहता है इल्तुतमिश के तांबे तथा मिश्र धातु के सिक्के पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। चांदी के सिक्के पर नहीं। सिक्कों के एक और बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर का नाम अंकित होता था। 1 टका चांदी यानी बराबर 48, जीतल या तांबा बराबर 142 ताम, और तांबा 490 दिरहम। आगे देखते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब आपके इल्तुतमिश से संबंधित अगर आप अपनी MCQ सॉल्व करेंगे तो इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस क्लास को देखने के बाद। अब रजिया सुल्तान के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1236 से 1240 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। कहता है रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि रजिया किसके सहयोग से दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी? तो याद रखना है दिल्ली की जनता के सहयोग से। वह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से लाइन बनती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वो आपकी रजिया सुल्तान थी। जमालुद्दीन याकूत एक अबीसिनियन मलिक था। जो जमालुद्दीन याकूत है ये एक आबीसिनियन मलिक था। रजिया ने उसे अमीर आखुर का पद, रजिया ने उसे कौन सा पद दिया? अमीर आखुर का पद दिया था। ठीक है, कुछ लोग रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंधों का भी आरोप लगाते थे। रजिया बेगम का पतन का प्रमुख कारण उसका महिला होना है। मलिक इख्तियार उद दीन आतुनिया ने रजिया सुल्तान को बठिंडा के किले पर मुबारक में कैद किया था। कहाँ कैद किया था अगर पूछा जाए रजिया सुल्तान को? तो बठिंडा के किले मुबारक में कैद किया था। ठीक है, रजिया सुल्तान के संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है जो पेपर में इनका टाइम पीरियड जरूर याद रखना, और प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, अब आगे देखेंगे नसरुद्दीन महमूद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1246 से 66 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। नसरुद्दीन
इल्तुतमिश का पुत्र था, यही पूछा जा सकता है कि नसरुद्दीन किसका पुत्र था, तो ये आपके इल्तुतमिश का पुत्र था। वह 10 जून 1246 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। इसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी तथा अमीर हाजिब का पद भी दिया। उसके समय में बलबन नायब प्रधानमंत्री के पद पर भी रहा। आगे जो नोट करके पॉइंट दे रखा है इसको आप लोग ध्यान से समझना। कहता है ऐबक ने आराम से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और बहरे अलाउद्दीन को नासिर की गद्दी पर बैठने का हुक्म दिया। किसने? ये आपके ऐबक ने। आगे देखते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में, नसरुद्दीन के बारे में यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। वैसे इनसे संबंधित क्वेश्चन अभी तक आपके में बना नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर आपके सिलेबस में तो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। गयासुद्दीन बलबन से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो समझते हैं। कहता है कि 1266 और 1286 ईस्वी तक आपके सबसे पहले बलबन का आप लोग टाइम को लिखेंगे, 1266 से 86 तक। आगे देखते हैं इनसे जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। बलबन का असली नाम ही पूछा जा सकता है, तो बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। ये आपके बलबन का वास्तविक नाम था या असली नाम। वह इल्तुतमिश का गुलाम तथा इल्बारी जनजाति का तुर्क था। ये किसका गुलाम था? तो ये आपके इल्तुतमिश का गुलाम था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उल्गू खां की उपाधि तथा नायाबे मामलिकात का पद हासिल हुआ। ठीक है। फिर कहता है दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक बलबन था। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो आपका कौन था? गयासुद्दीन बलबन था, जिसने अपने विरोधियों, क्या कहता है? कहता है कि जिसने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दृढ़ एवं सीमांत नीति का अनुसरण किया। अगर आपसे पूछा जाए दृढ़ एवं सीमांत नीति का अनुसरण किसने किया, तो ये आपके बलबन ने किया। किस लिए? अपने जो भी विरोधी थे उनका दमन करने के लिए। फिर कहता है आयरन ऑफ ब्लड का अनुसरण बलबन ने ही किया था, यानी लौह एवं रक्त की नीति अगर पूछा जाए इसका अनुसरण किसने किया, तो ये भी आपके बलबन में, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो इन सारी बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। फिर कहता है तुर्कान चहलगानी यानी चालीसा विभाग का दमन आपके बलबन ने ही किया। अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के दरबारी थे। ये यहाँ से पेपर में पूछा जाए कि जो आपका अमीर खुसरो वो अमीर हसन था, ये किसके दरबारी थे, कभी थे, तो ये गयासुद्दीन बलबन के दरबारी कभी थे। आगे देखते हैं। कहता है अमीर खुसरो एटा उत्तर प्रदेश का निवासी। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ का निवासी? तो एटा जो आपके उत्तर प्रदेश में एक जगह है। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अगर आपसे पूछा जाए जो आपका अमीर खुसरो है किसका शिष्य था, तो ये आपके निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने सितार एवं कव्वाली का आविष्कार किया। ये महत्वपूर्ण लाइन अगर आपसे पूछा जाए सितार एवं कव्वाली का आविष्कार किसने किया, तो आप लोग बोलेंगे अमीर खुसरो। तूती ए हिंद कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, आपके रिसेंटली पेपरों में भी आया है कि तूती ए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को। भारत नवरोज उत्सव का प्रचलन आपके बलबन ने किया। जो आपके नवरोज रखे जाते हैं इनका प्रचलन अगर आपसे पूछा जाए किसने किया है, तो ये आपके बलबन ने किया था। इन्होंने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की। तो सिजदा जदा एक प्रथा होती है और पैबोस भी आपकी एक प्रथा होती है। इसकी शुरुआत आपके किसने की थी, तो अमीर खुसरो ने। आगे देखते हैं। फिर कहता है कि बलबन ने स्वयं को अफ्रेसियाई वंश का घोषित किया।
यानी उच्च कुल का किसने घोषित किया? बलबन ने स्वयं को ही, और इसको हम लोग अफ्रेसियाई भी बोलते हैं। आगे लाइन कहती है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बलबन ने ही किया। अगर आपसे पूछा जाए कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा किसने कहा, तो ये आपके बलबन ने। बलबन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी तथा साथ ही उसका नाम सिक्कों पर खुदवाया। बलबन के समय 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया था। मलिक मुकद्दर अली को तुगरिल का सिर काटने के उपलक्ष्य में तुगरिलकुस की उपाधि भी प्रदान की गई। किसके लिए? सिर काटने के उपलक्ष्य में। किसका? मलिक मुकद्दर अली का। आगे देखते हैं, कहता है सल्तनत काल में बलबन ने सर्वप्रथम दीवान अर्ज का गठन किया, यानी सैन्य विभाग का गठन किसने किया? तो ये आपके बलबन ने किया। उसकी अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय किसे जाता है? तो इमादुल मुल्क को जाता है। किसकी? बलबन की अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय। फिर कहता है बलबन के बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु जो है कैसे हुई? मंगोलों से युद्ध के दौरान हुई थी। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में ही आरंभ किया था। बर्नी ने बलबन की वसाया का संकलन किया। बलबन के समय में दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन था। बलबन भारत का पहला शासक था, ये महत्वपूर्ण है। कहता है बलबन जो है ये भारत का पहला शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला शासक कौन था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो ये आपका गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने बदायूं के इक़्तिदार मलिक बकबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया था, क्योंकि उसने एक दास को पीट पीट कर मार डाला था। इसलिए बलबन ने इक़्ताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अगर आपसे पूछा जाए कि ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसने की, तो ये आपके बलबन ने की। इसका कार्य राजस्व संबंधी प्रशासन देखना था। किसका? ये आपके ख्वाजा का काम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या था, तो ये आपके जो है राजस्व संबंधी काम देखता था। अब आप देखते हैं कि शासकों का क्रम क्या था। क्रम आपके निम्न है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, फिर आपके आराम शाह, इल्तुतमिश 1211 से 12। देखिए जिनका टाइम पीरियड पूछा जाता है उन्हीं को आप लोग याद रखिए। ऐबक का पूछा जा सकता है, इल्तुतमिश का भी। रकनुद्दीन फिरोज शाह, इनका इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान जरूर याद रखना, 1236 से 1240। फिर कहता है मुइजुद्दीन बहरम शाह, इनका भी महत्वपूर्ण नहीं है। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नसरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, 1246 से 66 ईस्वी तक। बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1266 से 86 तक। और ये आपके नसरुद्दीन महमूद 1246 से 66 तक थे। फिर कहता है मोइजुद्दीन केकुबाद, इनका जो है 1286 से 1290 ईस्वी तक टाइम पीरियड। क्यूमर्स, ये आपके 1290 ईस्वी में। अब देखते हैं, अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपके साथ खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हमने आपके साथ दिल्ली सल्तनत के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा गुलाम वंश में। इसके बाद में हमने इल्तुतमिश के भी बारे में पढ़ा और रजिया सुल्तान के भी बारे में पढ़ा हमने, नसरुद्दीन महमूद के बारे में भी पढ़ा हमने, ठीक है। और हमने गयासुद्दीन बलबन के भी बारे में पढ़ा। और ये जितने लोगों के बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है, अब आप लोगों का काम क्या है कि इनसे संबंधित आपको अपने MCQ सॉल्व करने चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल थी, ठीक है। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप लोग चाहते हैं इसकी PDF, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बुक की संपूर्ण PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपने इस चैनल को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।